जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपका क्लास 10th फिजिक्स पे बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हमने मिरर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पे बेस्ड, और उसके मैग्निफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट बेंट क्यों हो जाती है मीडियम चेंज होने पर, और उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट लेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों में ही डिफरेंस होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन होता है कोई चीज टकरा के वापस आ जा रही है, मींस ये गई इस सरफेस पे टकराई, ये हमारा नॉर्मल है, इस पे रे टकराई और वापस आ गई सेम मीडियम में। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अगर आपका रे उसी मीडियम में वापस आ जा रही है, जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होगा? यहाँ नॉर्मल है, ये रे अगर गई तो ये रे क्या करेगी? अब ये रे जो होगी आगे नॉर्मल के पास आएगी बेंट होके, या फिर नॉर्मल से काफी दूर पहुंच जाएगी, या नॉर्मल के पास आएगी बेंट होके। तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो डीप में हम बात करते हैं इसके बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जैसे कोई पेंसिल को पानी में डाला जाता है, तो जब हम बाहर से देखते हैं ग्लास में, तो हमें लगता है कि पेंसिल जो है मुड़ी हुई है, बट एक्चुअल में वो मुड़ती नहीं है। वो क्या होता है? लाइट जो है, जो एयर होता है, एयर में स्पीड ज्यादा होती है कंपेरेटिवली वाटर के, तो डेंसर मीडियम वाटर हो जाता है और रेयरर मीडियम एयर होता है, इसलिए हमें रिफ्रैक्शन नजर आता है। इसी तरह जो ग्लास टम्बलर होता है, उसमें अगर लेमन रखा होता है तो उसका साइज जो होता है एक्चुअल साइज से बड़ा नजर आता है, तो ये भी क्या कारण है? रिफ्रैक्शन। क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसी कारण हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे द चेंज इन, या लिख सकते हो अ चेंज इन द पाथ of light ray when it passes from one medium to another medium। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट जैसे जा रही है, तो वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसके पाथ में जो चेंज हो जाए, कब? जब वो एक मीडियम से अनदर मीडियम में पास हो रही होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यहां दो केस अकर करते हैं। केस फर्स्ट, जब आपकी रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही होगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही होगी। रेयरर मीडियम आपका क्या होता है पता होना चाहिए, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इज फास्ट, और जो डेंसर मीडियम होता है वो ऐसा मीडियम होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कैसी होती है? स्लो। तो पहला केस है जब लाइट रेयरर मीडियम से कहा जाएगी? डेंसर मीडियम में। तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एक सरफेस है, ये वाली, और ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ही हमें बताएगा कि लाइट किस ओर बेंट हो रही है, कितनी बेंट हो रही है। ये एक सरफेस होगी कोई भी, मान लो लाइट रे यहां से आई, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रे, ये आई नॉर्मल पे टकराई, आई एंगल बनाया इसने। ये मीडियम हमारा कौन सा है? जो पहला मीडियम ले रहे हैं, मीडियम वन कौन सा ले रहे हैं? बोला मैंने रेयरर। रेयरर मतलब वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट एज कंपेरिजन टू किसके? डेंसर के।
ठीक है, तो बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट एज कंपेयर टू डेंसर। तो यहां से लाइट क्या करेगी, इस पॉइंट से अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है, मीडियम हमारा सेकंड है, ये डेंसर हो गया। तो डेंसर मतलब जहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। तो यहां पर क्या होगा, लाइट क्या करती है, नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, तो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे हम इसको, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे वहां रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। ये कौन सा केस है, जब एंगल आई क्या है आपका, बड़ा आ रहा है आर से। क्यों आ रहा है बड़ा, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है, तो बड़ा एंगल बन रहा है। यहाँ कम बन रहा है क्योंकि नॉर्मल की ओर मुड़ चुकी है, ये पूरा नॉर्मल है नीचे की ओर। तो लिखेंगे when an incident ray passes from rarer medium to denser medium, और यहां पे क्या होगा, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जब भी रेयरर से डेंसर में जा रही है रे, रेयरर से डेंसर में गई तो ये नॉर्मल की ओर आ जाएगी। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस में इतना अंतर आएगा कि जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो होगा क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी। डेंसर टू रेयरर, मान लो डेंसर क्या, वाटर से एयर की ओर आई, ठीक है, या ग्लास और वाटर में रेयरर डेंसर में आप देख सकोगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर डेंसर टू रेयरर आ रही है तो लाइट रे क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी। दूसरा हम देखेंगे सेकंड जो केस है हमारा, कि जब डेंसर टू रेयरर जा रही होगी रे, जब डेंसर टू रेयरर जा रही होगी तब क्या होगा, देखते हैं। देखो ये हमारा मीडियम जो, सॉरी ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है जहां पे रेज जो है मिलेंगी, वो वाला पोर्शन होता है, सरफेस होती है। इस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, एन से भी डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है हमारा, और ये कौन सा इस बार, रेयरर। उल्टा हो गया, कम स्पीड से ज्यादा स्पीड की हो जाएगी रे। तो हो गया क्या, देखो जैसी इंसिडेंट रे पड़ी यहाँ पर, ये हमारी इंसिडेंट रे पड़ी यहाँ पर, नॉर्मल पे टकराई, एंगल आई बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल से दूर भाग गई, ये क्या होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर भाग गई। इंसिडेंट रे ये है, ये जैसे यहां पर गई, अब इसने नॉर्मल के साथ क्या बनाया, आर एंगल। साफ देख सकते हैं आप फिगर में, आई जो है छोटा आ रहा है यहाँ पर आर से। तो ये दूसरा केस है, जब डेंसर टू रेयरर लाइट रे जाएगी हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगी। तो लिखेंगे व्हेन अ लाइट रे, या इंसिडेंट रे बोल सकते हो, passes from denser to rarer medium, it bends away from the normal। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो यही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है आखिर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम, कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्शन अकर करता है। आगे देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं।
हालांकि मैंने ऊपर बता दिया था आपको, फिर भी लिखा दे रहा हूं। पहला होता है अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड, पार्शियली मतलब एक हिस्सा उसका, इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। पानी में आपने कोई वाटर, कोई ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें वाटर है, इसमें आपने पेंसिल डाली, यहां से ये पेंसिल डाली, अभी वाटर में जैसी पड़ेगी तो ये क्या लगेगी कि ये बेंट हुई है थोड़ी अपनी जगह से। एक्चुअल में सीधी होगी ऐसे, बट आपको क्या लगेगा कि ये थोड़ा बेंट हो रही है। तो ये क्या कारण है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर में अलग स्पीड थी, वाटर यहाँ पर लाइट की स्पीड अलग हो जाती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन अकर करता है। सेकंड है अ लेमन kept in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size। तो लेमन हमने रखा, जैसे कोई ग्लास टम्बलर है, इसमें मैंने अगर लेमन रखा तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो एक्चुअल दिख रहा होगा, जितना है उतना ही दिखेगा, बट ये बिगर नजर आएगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल क्या हो गए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उससे जो है रिफ्रैक्शन होगा, वो कैसे होगा? मान लो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक टुकड़ा है ग्लास का, इससे रिफ्रैक्शन कैसे अकर करेगा? तो सबसे पहले क्या करा मैंने, एक इंसिडेंट रे ली, ये हमारा एयर हो गया मीडियम, पहला मीडियम जो हमारा एयर हो गया, इंसिडेंट रे आई इससे। अब इंसिडेंट रे कैसे आती है? जब तक नॉर्मल ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि रे कहां से कहां जा रही है। दूसरा ये हमारा कौन सा है? मीडियम ग्लास है। फिर बाहर आएगी रे तो क्या, कौन सा मीडियम हो जाएगा? अगेन एयर हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे जैसे ही रे क्या हुई, आई, ग्लास पे टकराई, इस सरफेस पे आई, तो क्या होता है? ये कौन सा मीडियम है? एयर, रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास क्या है? डेंसर है। तो यहां से आए तो किस ओर आएगी? नॉर्मल की साइड आ गई, नॉर्मल की साइड आ गई। ये कौन सी रे हमारी? अभी रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी अभी कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे है अभी के लिए। ठीक है, से यहाँ पर मीडियम बदल रहा है क्योंकि अभी एयर से ग्लास में आई, अब ग्लास से फिर बाहर जा रही है, एयर में जाएगी, तो यहाँ पे फिर से हमें नॉर्मल की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमने नॉर्मल n1 ले लिया पहला, ये क्या हो गया? n2। तो जैसे ही ग्लास में जाएगी, अब ध्यान से देखना, ये कहाँ है? नॉर्मल के पास आएगी कि दूर जाएगी? दूर जाएगी। रीजन रेयरर टू डेंसर जब भी आती थी, मैंने बोला था नॉर्मल की साइड आती थी, अभी जब मैंने रिफ्लेक्शन बताया था। और डेंसर टू रेयरर में क्या होता था? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इस तरह से ये नॉर्मल से दूर चले जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल से दूर चलेगी। अब देखो ध्यान से, ये एंगल हमारा आई था, सॉरी ये आर होगा, हाँ ये आई था, ये आर होगा, क्योंकि ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है। तो अब ये इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो अब ये अगर आई है, ये आर है, तो ये एंगल कौन सा होगा? ये भी आर होगा। क्यों होगा आर? बताऊं, देखो ये और ये n1 और n2 क्या है? एक दूसरे के पैरेलल रे हैं, पैरेलल है, और इस पे ये क्या बन रहा है? ट्रांसवर्जल। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल कौन सा होगा? अंदर वाला भी होगा। ये एंगल कितना? आर, तो ये भी कितना हो जाएगा? आर। तो यहाँ पे आर हो गया। अब ये वाला, इस एंगल को मैं ई बोल देता हूं, और इस रे को मैं, दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ था जिसको, उस रे को मैं नाम दे दूंगा इमरजेंट रे। एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड ही है,
क्योंकि मुड़ रही है ना अपनी पोजीशन से, बट डेंसर टू अगेन रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, पहले में इंसिडेंट पे रिफ्लेक्टेड, फिर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट ये इंसिडेंट है, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगी, इमरजेंट है। और एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा यहाँ से कंक्लूजन की, हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर आता है। यही रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का कंप्लीट कंक्लूजन है यहाँ से, कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। दोबारा देख लो, एक ग्लास स्लैब लिया, इंसिडेंट रे आई तो नॉर्मल की जरूरत पड़ी, एयर टू ग्लास आया तो ये नॉर्मल की ओर आ गई, ये एंगल आई था, ये आर हो गया। फिर यहां से मीडियम बदला तो नॉर्मल दोबारा लेना पड़ा, तो ये यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी, ये नॉर्मल की साइड होती है, इधर आती है, अवे जा रही है। तो इस एंगल को आर था, तो ये एंगल भी हमने आर ले लिया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स बन रही है लाइन, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और इस एंगल को ई बोल दिया, जितना एंगल ये उतना एंगल ये भी होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यहाँ से कंक्लूजन आता है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन बनता है यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये जो इंसिडेंट रे ये सीधे चले जाती है, मान लो रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसकी एक पोजीशन ऐसी भी तो होती, एक्चुअल अगर ये सीधे चले जाती, मान लो एक्चुअल पोजीशन इसकी ऐसी होती है ना, एक्चुअल पोजीशन इसकी ऐसी होती, अगर रिफ्लेक्शन अगर नहीं कर रहा होता यहाँ पर, तो ये सीधे जाती, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जा रही है, ऐसे। तो इन दोनों का जो बीच का गैप है ना, इस गैप को क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट। क्या डिफाइन कैसे करोगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। ये हमारी एक्चुअल में क्या है, किसकी पोजीशन है, ये इंसिडेंट रे की पोजीशन है। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अगला जो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं ये लॉज। देखो पहला लॉ हमारा होता है, इसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा कंप्लीट। ये नॉर्मल है हमारा, और ये यहां से इंसिडेंट रे आई, ये एंगल आई हो गया, और यहां से या तो इधर आएगी रिफ्रैक्टेड रे, या क्या करेगी, या इधर आएगी, या अवे जाएगी, या इधर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस से किस मीडियम में आ रही है। ठीक है, ये कब होगा, अगर ये डेंसर टू रेयर में आ रही होगी ऐसा होगा, अगर रेयर टू डेंसर आ रही होगी ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल आर इस केस में, और इस केस में ये बड़ा वाला एंगल आर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमारा जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये वाला हिस्सा। और ये क्या है, मीडिया है, जहां पे दो मीडियम मिल रहे हैं वो मीडिया, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अब मैं बताऊं अगर पहले लॉ की, तो क्या होगी, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, ओके, रिफ्रैक्टेड, and normal to the interface of two transparent media at the point of incidence is all lie in the सेम प्लेन। तो बहुत आसान था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, और नॉर्मल है, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब एक मीडियम है और एक ये, दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे मीडियम, और किसके थ्रू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के थ्रू, सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा हमारा लॉ है, जिस लॉ का नाम स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, स्नेल ने दिया था, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इस लॉ को। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम, द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट रे इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ये होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, या तो म्यू लिखोगे या एन करके लिखते हैं, इसको नीटा करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है म्यू की, हम क्या कह सकते हैं, क्या होती है, साइन आई बाई साइन आर होती है। अब एक चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो म्यू होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आपका एक और तरीके से लाइट के टर्म में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, इससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। मतलब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी, और अदर मीडियम की स्पीड मैंने v ले ली, तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक और टर्म में मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन में किस तरह से यूज होती है चीजें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कभी ऐसा कुछ आ गया तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ध्यान से देखना, तो सी लिखेंगे वी जी, ग्लास बोला है तो ये अपॉन में आ जाएगा, एयर है तो ऊपर से सी आ गया। और यहाँ भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर बाद में तो ग्लास लिखोगे, बीच में म्यू आएगा और आगे से एयर, तो ए म्यू जी करके इसको डिनोट करा जाता है। मान लो कभी ऐसा आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, बता रहा हूं लिखने के तरीके ना, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जब पूरी थ्योरी हो जाएगी इसकी। तो क्या लिखोगे, सी बाई, ये नॉर्मल तो यही था, सी बाई किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर, तो वाटर अपॉन में आ जाएगा उसकी वेलोसिटी, और ऊपर क्या आ जाएगा जिसके निकालते हैं, और बीच में म्यू आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एयर, तो ए म्यू दिस। अब यहां से मैं एक फॉर्मूला और बनाऊंगा, ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ध्यान से देखना, 1 और 2 से मैं इससे मैं नीचे वाले को डिवाइड कर रहा हूँ, ए म्यू डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया ए म्यू जी को, तो देखो क्या आएगा, सी अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन सी बाई वी जी। देखो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, वी जी बाई वी डब्ल्यू। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको क्या लिखोगे आप, देखो जो नीचे आता है उसको बाद में लिखते हैं, तो डब्ल्यू म्यू, और जो ऊपर आ रहा है उसको पहले, तो जी म्यू डब्ल्यू। इसका मीन्स क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पर जो सी है, हाँ यहाँ पे सी की वैल्यू आप जब भी एयर की बात आएगी तो क्या लोगे, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक चीज और, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, लगभग 2.42 होता है, और एयर का कम होता है, एयर का होता है जो लगभग 1 के अप्रोक्स होता है, 1.01 समथिंग। तो ये हमारा क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है सबसे, और एज कंपेयर टू दिस ये मिनिमम होगा। ठीक है, आगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लेंस। देखो लेंस क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो शॉर्ट में लिखूंगा इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट, जो कि बाउंडेड बाय टू सरफेसेस से जो कि बाउंड होता है, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। इनमें से क्या होगा, एक या फिर दो की दो क्या होती हैं, आगे बात आएगी टाइप्स क्या होते हैं लेंस के। तो टाइप्स दो होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका नाम दूसरा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। देखो जो हमने मिरर पढ़ा था
कॉनकेव और मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर जैसी होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज सिमिलर टाइप की होती है। तो दूसरा हमारा आता है कॉनकेव लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पर देखेंगे हम। मैं इधर बात करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, और इधर साइड में बात करूंगा कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, फिर हम इसके रे डायग्राम और रूल देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इस तरह का एक लेंस होता है, ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस और ये बीच वाला पॉइंट होता है। यहाँ पर इसका पहला फोकस और ये 2f1 होता है यहाँ पर इस फोकस से आगे, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये f2 होता है, और जैसे वहां पर C1 C2 होता था, यहाँ पर 2f1 और 2f2 होता है। तो होगा क्या, जब भी पैरेलल रेज आती है इस पर, ये क्या करता है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसको कन्वर्ज कर देता है इस वाले फोकस पर। यहाँ से भी पैरेलल रे आई तो इसने क्या करना है, इसको इस वाले फोकस पर कन्वर्ज कर देना है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, दूसरा नाम, इसका काम क्या है कि लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, सो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं देखूं कॉनकेव लेंस की, तो इसे इस तरह का कुछ लेंस होता है, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी, ये ऑप्टिकल सेंटर सिमिलर है, ये f2 एंड दिस वन इज 2f2, और ये लेफ्ट में f1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2f1। यहाँ पे जैसी रे आती है, यहाँ पर इसके मिड में जैसी रे टकराती हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, फैलाता है रेज को, इसलिए डाइवर्जिंग हो गया। और ये क्या करेगा, इस तरह से रे आई तो यहाँ से इसने फैला दी, तो ये भी क्या हो जाएंगी, बैक आएंगी, यानी कि इसका फोकस क्या होता है, पीछे होता है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट में होती है, और लेफ्ट में होने की वजह से इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, किसकी, कॉनकेव लेंस की। और इसका फोकस राइट में है, तो इस फोकस राइट में, क्योंकि राइट में कन्वर्ज कर रहा है, और राइट में होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये हमारा मेन बेसिक है इस लेंस के बारे में, कि ये क्यों करता है, कैसे करता है रेज को। और अगर बेसिक डेफिनेशन बोलोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थिनर एट द मिडल while thicker at the ends। एंड्स में क्या होगा, थिकर होगा और पतला होगा मिडिल में, ये जस्ट अपोजिट होगा, थिकर एट द मिडिल, जैसा कि आप देख सकते हो बीच से थिकर है, एट द मिडिल कॉमा करके थिनर एट इट्स एंड्स में क्या होगा, पतला होगा। तो एंड्स में क्या होगा, पतला, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा लेंस। तो ये हमारा इस लेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए पढ़ रहे हैं, लेंस के लिए। उधर हमने किसके लिए देखे थे, मिरर के लिए। तो सिर्फ 3 रूल्स ध्यान रखना, और 3 में से सिर्फ 2 आपने यूज करने हैं जब रे डायग्राम बनाओगे। तो रूल नंबर 1 है, दोनों के लिए एक साथ, जब भी रे आएगी पैरेलल, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, और ये बन गया f2, 2f2, दिस वन इज f1 एंड दिस वन इज 2f1। तो जैसे यहाँ पर पैरेलल रेज आती हैं, इस वाले मिड वाले पोर्शन पे टकराते ही कहाँ को रिफ्रैक्ट हो जाती है, फोकस की ओर, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पहला रूल हो गया। सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी यही रूल होगा। तो क्या होगा, इस तरह से बन गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये बन गया, ये हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1, इससे लेफ्ट में 2f1, राइट में हमारा f2, और इसके थोड़ा आगे क्या हो जाएगा 2f2। देखो क्या होगा, रे जैसी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर रे आई, यहाँ पे जैसी टकराएगी तो क्या चले जाएगी, बाहर को चले जाएगी। तो हमें लगेगा कि पीछे
बैक ट्रेस करेंगे तो पीछे मिलती हुई नजर आ रही होगी। और सेम यहाँ पर ये भी डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे क्या लगेगा, इस फोकस पे आ रही है। तो ये हमारा पहला रूल होता है। रूल नंबर सेकंड जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो लेंस है, एक ये हो गया एंड सेकेंड वन इज दिस, दोनों में लगभग सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा आपका। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस वगैरह तो आपको पता ही है दोनों के। इस केस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो होता क्या है इस वाले में कि जो रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है हमेशा वो सीधी चले जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो ये रूल काम आएगा, यहाँ भी सेम ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे आएगी विदाउट एनी डेविएशन सीधे पास हो जाएगी। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड कि होता क्या है, ये जैसे एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस हो गया हमारा, ठीक है, और यहां पर भी ये फोकस हो गया एंड दिस वन इज 2f2। सिमिलर इस केस में भी सेम होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 हो गया हमारा और ये वाला क्या हो जाएगा 2f1। यहाँ पे भी यही होगा f2 और इधर क्या हो जाएगा 2f2। देखो यहाँ पर जब भी फोकस से रे आएगी, फोकस से आई यहाँ पे जैसे टकराई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और यहाँ पर क्या होगा कि लगेगा कि ये फोकस की ओर आ रही है, एक्चुअल में फोकस में आएगी नहीं, यहाँ पर लगेगा फोकस की ओर आ रही है और क्या होगा यहाँ से पैरेलल चले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसे फॉर्म करते हैं ये देखेंगे। दिख रहे हैं नहीं, पहले चेक कर लेता हूं मैं एक बार। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ओके ठीक है। तो देखो किस तरह से इमेज काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने लास्ट में आपको उसके लिए बताया था, किसके लिए, मिरर्स के लिए, वैसे यहाँ भी होता है। मैं एक बार शॉर्ट में इंट्रो देता हूँ। देखो जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लूंगा तो ये फोकस हो गया हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया एंड दिस वन इज 2f2 और ये क्या हो जाएगा 2f1। तो हम कितने केस करेंगे, एक बार मैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखूंगा, फिर मैं बियॉन्ड 2f1 रखूंगा, फिर मैं 2f1 पे रखूंगा, फिर बिटवीन 2f1 और f1 रखूंगा, फिर f1 पे रखूंगा एंड लास्ट क्या रखूंगा f1 और o के बीच। पहले केस में जस्ट सिमिलर एज कॉनकेव मिरर, ओके, कॉन्वेक्स लेंस इज जस्ट सिमिलर एज concave mirror, means both have like properties, similar properties, both have similar properties। ठीक, दूसरे केस में अगर ये कॉन्केव है तो इस केस में हम एक केस बनाएंगे जब इंफिनिटी पे रखेंगे, दूसरा किसी पे भी फाइनाइट पॉइंट पे रख देंगे। तो इसमें सिर्फ दो केस बनेंगे, किसमें, कॉनकेव लेंस में, और कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस बनेंगे जैसे वहां बनाए थे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे है कि सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन रे डायग्राम बनेगा आपका, फिर आएगा क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। थोड़ा ये रे डायग्राम के लिए स्पेस ज्यादा छोड़ लेना क्योंकि ये चीजें तो फिर आ ही जाएंगे आराम से। ये हो गया नेचर कॉमा साइज ऑफ इमेज, नेचर और साइज ऑफ इमेज। ध्यान से देखें अगर तो सबसे पहले सीरियल नंबर में पहला लिखूंगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में रखूंगा इंफिनिटी पर, ठीक है। देखिए इसका रे डायग्राम ये बन गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा f2 एंड दिस वन इज 2f2, f2 और 2f2। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये f1 और ये क्या हो जाएगा 2f1, ठीक है। तो क्या होगा, जैसी पैरेलल रे जाएंगे इन्फिनिटी से, कहां पर रखा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रे क्या होंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी इस f2 फोकस पर, और यहां से भी आएंगे तो कहां कन्वर्ज कर जाएंगे f2 पर। तो इमेज कहां बनेगी एट f2
नेचर क्या होगा आपका, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, बहुत छोटा पॉइंट साइज है तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हम इसको लिख सकते हैं, या पॉइंट साइज भी लिख सकते हो। सबसे आसान है, पैरेलल रेज आई और कन्वर्ज करती है, हमने बताया था रूल, पहला ही रूल बड़ा था इसका, तो ये पहला हो गया। सेकंड केस, अब देखो कहां पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी में रखा, अब क्या करेंगे, बियॉन्ड, कहां रखेंगे, बियॉन्ड 2f1। तो सेकंड केस हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, ये f1, ये 2f1, और ये हमारा f2 है, और ये कहीं 2f2 है। तो मैंने क्या करा, बियॉन्ड 2f1 रखा, ये रे गई, और ये रे कुछ इस तरह से यहां से पास हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे इस तरह से गई, इधर से गई, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई, गई गई, देखो आप सामने कहाँ मिल रही है, के सामने देखिए कहाँ मिल रही है, देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इतना है, कहाँ मिल रही है, बिटवीन f2 और 2f2, f2 एंड 2f2, और नेचर क्या होगा, रियल होगा, और इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, सिर्फ डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। तीसरा पार्ट अगर हम देखें, अब कहां पे आएंगे हम, 2f1 पर, नंबर थर्ड 2f1 पर आएंगे, ये हमारा लेंस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर 2f2, और यहाँ पर f1 और 2f1, 2f1 पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये गया यहाँ से, इस तरह से गया है, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, जो कि कहां पर मिल रही होगी, इधर की। देखो जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही ये भी बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कहां पर है, एट 2f2। कैसी है इमेज, रियल है, और इन्वर्टेड है, और क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। यहां पे रखा, यहां से एक रूल, पहला मैंने सिर्फ कहा, सिर्फ दो रूल लगेंगे, एक पहला रूल और एक सेकंड रूल लग रहा है, सिर्फ हर एक में दो ही रूल लगने हैं आपके, पहला रूल ये, सेकंड रूल ये। पहले आपका कहां बनी, f2 और इसके बीच में, अगली बार यहां बनी, अगली बार इसके पार बनेगी, फिर अगली बार आपका कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और लास्ट बार इधर ही साइड बन जाएगी, ठीक, जैसे मिरर में होता था। फोर्थ है हमारा, कहां रखें, बिटवीन 2f1 और f1, ठीक है, रख दिया। ये हमारा 2f2 हो गया, ये वो हो गया, f1 हो गया, और 2f1 हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रखा हमने, ये ऑब्जेक्ट था, ये रे है, तो इस तरह से कुछ उधर जा रही है, और यहां से जैसे मैं ले जाऊंगा, तो देखो यहाँ आसपास तो कहीं ये मिलने से रही, आप स्केल से बनाइएगा, ज्यादा क्लियर स्केल से ही बनता है, एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर देखो 2f2 से भी आगे बन रही है, तो क्या लिखोगे, बियॉन्ड 2f2 लिखेंगे, और रियल इन्वर्टेड और क्या बन रही है, मैग्नीफाइड, बड़ी बन रही है इमेज ऑब्जेक्ट से। लास्ट दो केस देख लेते हैं, फिफ्थ कहां पे रखें, f1 पे रखते हैं, और सिक्स्थ को कहां रखेंगे, बिटवीन f1 एंड o, ठीक है। तो f1 पे जैसे ही रखोगे क्या होगा, देखो ये हमने रखा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f2, 2f2, f1, 2f1, f1 पे रखा, यहाँ गई रे, और यहाँ से इस तरह से सीधे चलेगी, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से भी सीधे चलेगी, देखो सीधे, कहीं चांस ही नहीं है कि यहाँ मिले कहीं। तो ये इमेज जो है कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे कहीं जाके बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि कहीं चांस ही नहीं है यहाँ आगे मिलने के, तो हाईली मैग्नीफाइड लिख देंगे। लास्ट हमारा f1 और o के बीच वाला है जो
इसमें क्या करेंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, O हो गया, देन F2, और इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं तो 2F2 हो गया, ये हो गया हमारा F1। बहुत आसान है, 2F1। देखो F1 और O के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, एक ये गया और यहाँ से ये सीधे चलेगी। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखना, ये गई और ये इस तरह से आगे को ऐसे फैलाते हुए दिखाओगे इस रे को, क्योंकि फैली हुई जाएगी, ये उधर जा रही है सीधे, ये इस तरह से कुछ फैलेगी, क्योंकि जब यहाँ आगे फैलती हुई नजर आएगी, जैसे पहले का लास्ट केस था आपका कौन सा, कॉनकेव मिरर का, उसी तरह एबीएसए में फैलेगी तभी पीछे मिलेगी। अगर ये ऐसी चले जाएगी तो पीछे भी नहीं मिल सकते, फिर दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं इसको अगर पीछे कहीं मिलाऊं, बैक ट्रेस करूं रेज को, तो ध्यान से देखिएगा आप, कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि मिल रही है तो देखो यहाँ कहीं भी मिलेगी, आगे यहाँ कहीं मिलेगी बहुत आगे। और इमेज कैसी बनेगी बताओ, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, या लिख सकते हो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये सारे केस हो गए हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। सिर्फ 2 केस बचे हैं हमारे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे हम। कॉनकेव लेंस पे बेस्ड देखेंगे अब, जैसे हमने कॉन्वेक्स पे देखे। तो पहला केस क्या है कि जहां पर इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, इंफिनिटी पर, ये हमने बना दिया लेंस, बहुत इजी है। इसमें बाकी एक केस के अलावा बाकी 5 केस सेम जैसे रहते हैं, तो यानी कि 2 ही केस पॉसिबल है, बाकी 5 में से एक ही केस हम बना सकते हैं। पहला केस और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो 2 ही केस बनेंगे, एक पहला और बाकी 5 का सिर्फ एक केस बनेगा। तो इन्फिनिटी से रे आई क्या होगा, इन्फिनिटी से रे आई कहाँ होगी, डाइवर्ज, क्योंकि कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग। इन्फिनिटी से रे आई क्या होगी, डाइवर्ज, क्योंकि कैसा लेंस है, डाइवर्ज। कहाँ मिली इमेज, F1 पर। कहाँ मिली इमेज, F1 पर। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनेगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एंड सेकेंड लास्ट वन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहीं पे भी रख दो फाइनाइट में, मर्जी है तुम्हारी, किसी भी जगह रख दो, हर बार एक ही जैसी कंडीशन आएगी, इमेज सेम जगह ही बनेगी। तो ये हमारा आ गया लेंस, इस तरह से यहाँ पर हमारा आ गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज F1 एंड सेकंड वन इज 2F1, राइट साइड फर्स्ट वन इज 2F2 एंड सेकंड वन इज 2F2। नाउ इफ द रे पासेस थ्रू दिस पॉइंट, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं भी रख दो, तो रे यहाँ से पास करी तो क्या होगा, ये डाइवर्ज होगी तो बैक ट्रेस करोगे, यहाँ मिलेगी। दूसरा केस क्या है कि इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो एंड इमेज कहाँ मिलेगी, देखो यहाँ पे, कहाँ पे मिली, F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O। हर बार यही होगा, आप कोई भी केस करके देख लो, अदर केसेस में हर बार यही होगा, आप ये करके देख लो, यहाँ से जाएगी, बाकी फिर यहीं पे मिल जाएगी इमेज। तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सिर्फ डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत छोटा पॉइंट साइज, तो सिर्फ डिमिनिश्ड होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि टॉपिक अभी चैप्टर चल रहा है अभी, क्योंकि इसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी करना है अगले वीडियो में, तो मैं थ्योरी लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, मैग्निफिकेशन, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको, सेम वही है। अगर मैग्निफिकेशन में आपको नेगेटिव साइन मिलता है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब उल्टा, उल्टे के साथ क्या मिलता है, रियल, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सीधा, पॉजिटिव इंसान सीधा रहता है लाइफ में। इरेक्ट के साथ क्या मिलता है, फ्री वर्चुअल। कुछ चीजें और थी, अगर m की वैल्यू 1 आएगी तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन HO। ये क्यों आता है ये बताया था। m की वैल्यू लेस देन आएगी तो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले वाली मैग्निफिकेशन से अंतर इतना है कि यहाँ पर ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही केस, हाइट वाला केस भी और जब हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं ये भी पॉजिटिव। बट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो यू हमेशा नेगेटिव लेना है, वो तो आप सेम ही करोगे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें लास्ट। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल टू 1/f जब मीटर में लेना हो आपको, और दूसरा होता है जब सेंटीमीटर में लेना हो तो मीटर का मीन से
क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100/f होता है। इसकी जो यूनिट होती है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर को लिखते हैं किससे, डी से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।